हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। तो बच्चों, जैसे आपको मालूम है कि कोमल हमारे साथ में आज है और कोमल का रैंक 2017 में 16 रैंक था कंप्यूटर साइंस के अंदर में। कोमल एनआईटी रायपुर से पास आउट है, भी आपको मालूम है। तो आज जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं, तो कोमल ने चूँकि आईसी से कंप्लीट किया एमटेक 2019 में, अभी 1 ईयर इनको हो गया जॉब करते हुए। इन्फ्रेंस लैब के अंदर में भी जॉब कर रही है ये। तो आज हमारा जो मोटो है यहाँ पर कि कोमल के साथ में कि हमारा लाइफ आईसी बंगलौर के अंदर में कैसा था, ठीक है, लाइफ इन आईसी बंगलौर। क्योंकि बहुत से बच्चों को मतलब रहता है कि हमको जानना है कि एक्चुअल में वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जाने के बाद हमें क्या पढ़ना है, कैसी लाइफ होती है, उसी बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कोमल भी अपनी जर्नी बताएंगी कि आईसी बंगलौर के खास करके कि आईसी बंगलौर जब ये गए तो क्या थॉट लेके गए थे और उनको वहाँ पे उस थॉट और जो थॉट ने जो एक ड्रीम लेके गए थे वो ड्रीम वहाँ पे पूरा हुआ कि नहीं हुआ और कितना इनको फ़ायदा हुआ। हेलो कोमल। थैंक यू सर। तो बहुत अच्छा लग रहा है तुमसे बातचीत करके कि आज हम उस, चूँकि बहुत से बच्चों का रहता है कि सर वहाँ पे जो लाइफ है बच्चों की कि कैसी रहती है। तो मेरा पूछना आपसे ये पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जब आप गेट में रैंक ला लिए और तुम्हारा शुरू से था कि मुझे आईसी बंगलौर में पढ़ना है, इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज के अंदर में पढ़ना है, तो जब आप आईसी बंगलौर जाने से पहले आपके माइंड में बहुत सी चीज़ें आती है ना कि ऐसा होगा। जैसे हम कोई मूवी देखने जाते हैं तो मूवी देखने से पहले ही हम एक कंसेप्ट बना लेते हैं ऐसी मूवी, मतलब एक्साइटेड रहते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। तो तुम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, मैं ऐसी जा रही हूँ, ठीक है। तो क्या थॉट थे तुम्हारे जाने से पहले और जाने के बाद क्या क्या चीज़ें वहाँ पे आपको मिली, मतलब उस थॉट आपके जो थे, जो कि आपकी एक्सपेक्टेशन थी अपने आप से, वहाँ से इतने बड़े कॉलेज से, वो कितनी फुलफिल हुई और कितना एंजॉय किए आप? मतलब कैसे जर्नी आपकी वहाँ पे बढ़ी, मतलब कि यहाँ से पास आउट होने के बाद जाने से पहले क्या थॉट था और वहाँ जाने के बाद कैसे लाइफ आगे निकली? जी सर। तो मेरा जब 16 रैंक आया था, मैं बहुत ही ज़्यादा, जैसे कोई भी होगा, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। एंड एक हमेशा से एक डाउट था कि आईआईटी बॉम्बे जाना है या आईआईसी बैंगलोर जाना है। तो मेरी सर आईआईसी की शुरुआत ऐसी हुई थी कि एक स्वागतम इवेंट होता है आईआईसी में, जिसमें टॉप 30 सम रैंकर्स को बुलाते हैं। सीएसए डिपार्टमेंट होस्ट करता है स्वागतम इवेंट। एंड फिर ये 2 दिन का इवेंट होता है और फिर आपका ट्रैवल पूरा वही लोग अरेंज करते हैं, ट्रैवल एंड लॉजिंग एंड बोर्डिंग। एंड उन 2 दिनों में वो डिपार्टमेंट के बारे में बताते हैं कि एमटेक का कोर्स कैसा है, प्लस आपको कैंपस घूमने मिलता है, सब सारे सीनियर्स अपना एक्सपीरियंस बताते हैं आईआईसी का। तो मैं स्वागतम में जब गई तब उसके बाद मुझे काफ़ी क्लियर हो गया था कि मुझे आईआईसी बैंगलोर ही ज्वाइन करना है। और क्योंकि वहाँ का कैंपस बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा ग्रीन कैंपस है और एक अलग ही लाइफ है आईआईसी के अंदर की, मतलब कहते हैं कि वो अलग ही दुनिया है आईआईसी। एंड इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे आईआईसी बैंगलोर ज्वाइन करना है। फिर पहले थॉट्स ज्वाइन करने से पहले ऐसा है कि काफ़ी एक्साइटमेंट तो थी कि मास्टर्स करने जा रहे हो, प्लस साथ ही में एक काइंड ऑफ डर भी था कि कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे मास्टर्स, क्योंकि जब मैं स्वागतम में मिली थी बहुत ही जीनियस लोग और काफ़ी ऐसे प्रोफेसर्स काफ़ी अच्छे थे। प्रोफेसर्स वहाँ के बहुत डाउन टू अर्थ, हम्बल, एज वेल एज अपनी फील्ड में एक्सपर्ट्स और अपनी फील्ड में काफ़ी अचीव किया था उन प्रोफ्स ने। तो एक्साइटमेंट प्लस काइंड ऑफ थोड़ा ऐसे डर भी रहता है कि आप कुछ कर पाओगे क्या नहीं, प्लस ये रहता है कि आप सर्वाइव भी कर पाओगे नहीं एमटेक। बट देन जैसे ही ज्वाइन किया तो फर्स्ट ईयर तो काफ़ी हेक्टिक था। बेसिकली एमटेक में 10 कोर्सेज कंप्लीट करने रहते हैं 2 साल के स्पैन में। तो किस टाइप के कोर्सेज रहते हैं और क्या सब्जेक्ट रहते हैं? हाँ। मतलब जो सब्जेक्ट आप यहाँ पर बी में पढ़ते हो, बीटेक में पढ़ते हो, तो वही सब्जेक्ट रहते हैं और आप उसमें से कौन सा सब्जेक्ट आपने चूज़ किया था? हाँ। और उस सब्जेक्ट में कैसे वहाँ पे आपने स्टडी करते थे? तो जो मतलब जो तरीका है मतलब पढ़ने का, जैसे यहाँ पर है अभी, जैसे कोई संकरा से, बीआईटी से या यूनिवर्सिटी से है, ठीक है, तो वो सिर्फ क्या होता है, यहाँ पे एक फिक्स पैटर्न है, फिक्स क्वेश्चंस हैं और फिक्स सब्जेक्ट हैं। वहाँ पे कैसे रहता है? ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में काफ़ी बेसिक सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। बाय बेसिक आई मीन एक्चुअल वेरी बेसिक, बट जो पढ़ाने का तरीका होता है वो काफ़ी अलग होता है। जैसे मैं आपको अभी 2 एग्जांपल्स दे सकती हूँ। पहला ये है कि जैसे हम पढ़ते डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस, तो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट था लीनियर अलजेब्रा।
तो लीनियर अलजेब्रा ऐसा है कि आप जैसे गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो आप सीधा क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए कि ये डिटर्मिनेंट्स ऐसे सॉल्व करते हैं या डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, बट लीनियर अलजेब्रा में आप स्टार्ट नहीं करते। लीनियर अलजेब्रा का कोर्स डिटर्मिनेंट पे खत्म होता है, इनफैक्ट डिटर्मिनेंट से काफ़ी पहले खत्म होता है। तो सर आप मतलब हम सब सोच सकते हैं कि वो कितना ही बेसिक से स्टार्ट होता होगा, लेकिन तभी ये रियलाइज़ होता है कि ओ हमें तो ये इतना बेसिक भी नहीं आता है, तो हमने सॉल्व कैसे कर लिया। तो मैथ्स बेसिकली उसका एप्लीकेशन हमें पता नहीं, हमें एप्लीकेशन, हाँ हम मैट्रिक्स तो पढ़ लेते हैं लेकिन उसका एप्लीकेशन कहाँ पे हम उसको यूज कर सकते हैं, वो थॉट यहाँ पे डेवलप नहीं हो पाता। वो डेवलप नहीं हो पाता। हमें बस क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका हम एक टाइप से समझ गए हैं, लेकिन वो ऐसा क्यों है, उसके पीछे की रीजनिंग क्या है। एक आपका जैसे ही आप फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने ये स्टार्ट करना मतलब ये रियलाइज किया कि एक काइंड ऑफ क्वेश्चनिंग माइंड डेवलप होता है कि ये क्यों, ऐसा क्यों, मतलब सिर्फ एक्सेप्ट नहीं करते चीज़ें एज इट इज़। जैसे मैं एग्जांपल की जैसे एक एल्गोरिदम की क्लास थी, जैसे एल्गोरिदम्स हम बीई में भी पढ़ते हैं 5th सेमेस्टर में अराउंड, तो हम पढ़ते हैं ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च या डेप्थ फर्स्ट सर्च। हमें पता चल गया है कि वो कैसे होता है, बट हमने कभी रियलाइज़ नहीं किया, हमने क्वेश्चन नहीं किया कि ये सही क्यों है, इसका प्रूफ क्या है कि ये सही क्यों है। तो काइंड ऑफ हर चीज़ का बेसिक से स्टार्ट करते हैं, प्लस एल्गोरिदम्स में काफ़ी प्रूविंग होती है कि एक तो पार्ट हो गया डिज़ाइन करना कि हमने डिज़ाइन कर दिया ये एल्गोरिदम, प्लस साथ में उसको प्रूफ करना कि ये भी सही है। तो ये जो प्रूफ वाली चीज़ थी वो काफ़ी नई थी मेरे लिए, और हाँ डिफ़िकल्ट भी थी स्टार्टिंग में, बट विद इन अ स्पैन ऑफ 2 years आप काइंड ऑफ उसी थिंकिंग में आपकी थिंकिंग डेवलप होने लग जाती है। फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या सब्जेक्ट लिए थे वहाँ पर? मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स थे लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, एल्गोरिदम्स और डीबीएमएस। ओके। तो डीबीएमएस जैसे यहाँ पे पढ़ते हैं, मुझे अभी भी याद है, तुम एक बार बीच में आई थी तो मुझे बताई थी कि सर यहाँ पे जैसे हम लोग क्वेरी लिख देते हैं, हाँ, अंदर क्या होता है हमें पता नहीं होता है, हाँ, लेकिन वहाँ पे हमें जाके वो सब पूरा दिखाई पड़ता है, विजुलाइज होता है, exactly, वो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो जैसे डीबीएमएस में हमें पता है कि एसक्यूएल क्वेरीज होती है। यूजुअली हम जैसे कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं ये डिफरेंस है कि जैसे डीबीएमएस का कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो बीटेक लेवल पे, तो आप बस क्वेरी फायर कर दोगे एंड आप रिजल्ट ले आओगे, या फिर उसके ऊपर कुछ एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो आप, जिसमें आप डीबीएमएस पे कुछ डेटा स्टोर कर रहे हो, उसको एक्सेस कर रहे हो, ये सब। बट आईसी में जाके पता चला कि उसके अंदर की वर्किंग एग्जैक्टली होती कैसे, कि क्वेरी एट द पॉइंट द क्वेरी इज फायर्ड एंड देन हाउ इट इज प्रोसेस, कि जैसे उसका प्लान क्या है क्वेरी बनने का, किस टाइप का जॉइन से आप डेटा फेच कर रहे हो, और ये सब चीज़ें काफ़ी इंडस्ट्री में भी आगे जाके यूज आती है, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत चीज़ें फास्ट चाहिए कि फास्ट एल्गोरिदम प्लस करेक्ट एल्गोरिदम, तो ये सब की नॉलेज काफ़ी बिल्डअप होती है उन सब चीज़ों में। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स एक सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, वहाँ पे असाइनमेंट्स रहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट आप खुद डिज़ाइन करो, और ये तो सर काफ़ी छोटा असाइनमेंट है, ये तो मतलब स्टार्टिंग का बेसिक है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मॉड्यूल असाइन कर रहे हो। तो क्या हर सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है, वहाँ पे प्रोजेक्ट होते हैं? प्रोजेक्ट्स रहते हैं, बट प्रैक्टिकल इन द सेंस कोडिंग रिलेटेड जैसे आप पूछ रहे हो, तो हर सब्जेक्ट नहीं, काफ़ी सब्जेक्ट्स थ्योरेटिकल भी रहते हैं। तो बेसिकली आईसी में सर सब्जेक्ट्स को 3 उसमें डिवाइड कर दिया है। 1 इज़ थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस, 1 इज़ सिस्टम्स एंड 1 इज़ इंटेलिजेंट सिस्टम, जिसमें अपना मशीन लर्निंग, डेटा साइंस ये वाली आ गए। तो जो सिस्टम्स वाले पूल है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डीबीएमएस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, इन सब में काफ़ी हेवीली कोडिंग ओरिएंटेड और प्रोग्रामिंग ओरिएंटेड है। बाकी थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस में असाइनमेंट्स इक्वली डिफिकल्ट रहते हैं, बट कोड नहीं करना रहता, बट वो मैथमेटिकली ओरिएंटेड ज़्यादा है। तो जैसे आप वहाँ पे भी आपका फर्स्ट सेमेस्टर कैसा गुजरा, मतलब बहुत टेंशन में गुजरा? हाँ सर, मतलब कुछ एंजॉय भी कर पाए फर्स्ट सेमेस्टर में? सर फर्स्ट सेमेस्टर ऐसा है कि चीज़ें समझने में टाइम लगती है, क्योंकि बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ पढ़ाई है वहाँ पे। मतलब जैसे मैं बोलूँ तो कोई ट्रेडिशनल एग्जाम्स नहीं थी वहाँ पे। अगर मुझे याद है डीबीएमएस की एग्ज़ाम हमारी 6 घंटे की थी और ओपन बुक थी, कि आप अपनी बुक्स लेके आ सकते हो, अपने पेपर्स लेके आ सकते हो। प्लस फर्स्ट सेमेस्टर में रिसर्च पेपर पढ़ना भी स्टार्ट किया डीबीएमएस में, तो काफ़ी नई चीज़ें रहती है। जैसे एल्गोरिदम्स की एग्ज़ाम में सिर्फ फाइनल एग्ज़ाम सिर्फ 30 मार्क्स की थी, जिसमें सिर्फ 5 क्वेश्चन थे। हमें आदत है 100 मार्क्स की लेंदी थ्योरेटिकल आंसर लिखने की, बट ऐसा कुछ नहीं होता। फाइनल एग्ज़ाम में 5 एकदम नए एल्गोरिदम दे दिए,
प्लस तो उसको डिज़ाइन करो, उसको प्लस उसको प्रूफ करो कि वो सही है। तो फर्स्ट सेमेस्टर चीज़ें समझने में काफ़ी टाइम लगता है। तो कितना एंजॉय कर पाए आप सब्जेक्ट को लेकर, चूंकि इसमें लग रहा है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर ज़्यादातर पढ़ाई में ही बिजी रहे? जी, फर्स्ट और सेकेंड और दोनों। सीखने में काफ़ी रहा? हाँ, सीखने में माइंड जो थिंकिंग डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा हुआ, काफ़ी अच्छा होता है, एक्सपोनेंशियल डेवलपमेंट। एक्सपोनेंशियल हुआ, तो उससे क्या हो रहा है कि हमारा जो ब्रेन डेवलप हो उसका हैप्पीनेस अलग ही टाइप का होता है। हाँ, वो थोड़ी अलग हैप्पीनेस है। हैप्पीनेस है, क्योंकि हम 4 साल यहाँ पे जो पढ़ते हैं और जब हम कंपेयर करते हैं कंपेयर तो करते लगता है कि ये 6 महीने ज़्यादा बेटर थे 4 साल से। जी जी, ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है, जैसा मैं सोच पा रहा हूँ। वही, प्लस आपके मतलब ऐसा नहीं है कि आप अकेले हो अपनी स्ट्रगल में, सारे जितने लोग हैं सभी स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सब ऐसे, आप अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है तो सिर्फ आपको ही हो रही है, ऐसा नहीं है, सब लोग एक साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो अच्छा ही लगता है। अगर आप अकेले हो तो बुरा लग सकता है। तो आपके जो फ्रेंड सर्कल कैसे थे वहाँ पे, मतलब कहाँ कहाँ से थे वो सब? पूरे ऑल ओवर इंडिया से आते हैं लोग आईआईसी में, और कोई भी आईआईटी या एनआईटी ट्रिपल आईटीज़ में। तो मेरे फ्रेंड्स हैं दिल्ली, चंडीगढ़, इंदौर, और आंध्रा से भी है, तेलंगाना से भी है, तो वहाँ से फ्रेंड्स। ऑल ओवर इंडिया के हाँ, all over India। अच्छे माइंड के बच्चे आते हैं। हाँ। तो जैसे आपका फर्स्ट ईयर में आप गए, जैसे यहाँ पे हम लोग बी वगैरह में जाते हैं, हाँ। तो बहुत सारी पार्टियाँ वार्टियाँ होती है। अच्छा। ठीक है, वेलकम पार्टी होती है। तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं रहता है स्वागतम के अलावा? नहीं, हमारा ऐसे कॉलेज लेवल पे ओरिएंटेशन हुआ था, बट हम आलसी तो हमने अटेंड नहीं किया था। प्लस डिपार्टमेंट लेवल पे एक ओरिएंटेशन हुआ था, वो अटेंड किया था। प्लस एक अनऑफिशियल फ्रेशर्स भी मिली थी, तो एक पार्टी तो हुई थी सर। ओके। प्लस ऐसे कि जैसे आईआईसी पे भी काफ़ी फेस्टिवल्स वगैरह सेलिब्रेट होते हैं, दिवाली होती है सेलिब्रेट, और लोहड़ी सेलिब्रेट होती है, और डांडिया भी, ये सब सेलिब्रेट बीच बीच में होता रहता है। तो गणेश चतुर्थी, ये सब जो इंटरेस्टेड हो जा सकते हैं ऐसे, बट उतना टाइम नहीं मिला था तो ज़्यादा अटेंड नहीं किया था। तो फिर सेकेंड सेमेस्टर की जर्नी कैसी रही फिर आपकी? सर, तो फर्स्ट सेमेस्टर के एंड में रियलाइज़ ये हो गया कि ठीक है, ये पढ़ने का तरीका काफ़ी अलग है, और काइंड ऑफ आप यूज्ड टू हो गए उस पढ़ने के तरीके से। कैसे पढ़ना ये सीख गए। जैसे रिसर्च पेपर पढ़ना है तो शुरू से लेके एंड तक नहीं, उसके रिसर्च पेपर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप एब्स्ट्रैक्ट या इंट्रोडक्शन से ही समझ जाओ कि आपके काम का है या नहीं। ये सब काफ़ी चीज़ें सीखने मिली। सेकेंड सेमेस्टर की सर मैं याद करूँ तो खास मेमोरीज नहीं है, ऐसा है कि आया और चले गया, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर थोड़ा छोटा होता है और 4 कोर्सेज थे, बहुत हैवी थे, और सिर्फ पढ़ाई में निकल गए वो पूरे। ऐसे कोई मेमोरीज है नहीं खास सेकेंड सेमेस्टर की, बट वही है कि अभी ऐसा है कि इतना। तो सेकेंड सेमेस्टर में क्या क्या सब्जेक्ट है आप लोगों के? हाँ, तो सर ऐसा है कि फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे मैंने बोला 3 पूल रहते हैं। तो एमटेक कोर्स रिक्वायरमेंट में ये नेसेसरी है कि 2 सब्जेक्ट, हर पूल के आपको 2 सब्जेक्ट लेने ही पड़ेंगे, ताकि आपको एक काइंड ऑफ ब्रेथ कवरेज मिल जाए, कि आपको हर पूल की थोड़ी काफ़ी नॉलेज हो जाए। तो उसके बाद फिर आप अपने इंटरेस्ट से ले सकते हो। तो मुझे सर इंटरेस्ट आ गया काफ़ी पूल सी में, जो कि इंटेलिजेंट सिस्टम है। तो मैंने मोस्टली एक तो गेम थ्योरी सब्जेक्ट लिया था, फिर 2 मशीन लर्निंग के सब्जेक्ट्स लिए थे, और एक पूल रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए पूल भी कर लिया था। उसका नाम था फॉर्मल मेथड्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ओके सर, तो मशीन लर्निंग और फिर पैटर्न रिकॉग्निशन, ये 2 सब्जेक्ट्स है, ये काफ़ी डिफरेंट है, और इसमें कुछ नहीं, सिर्फ मैथमेटिक्स है, हायर लेवल मैथमेटिक्स। तो वो काफ़ी अच्छी जर्नी थी, काफ़ी नई चीज़ें। और सर काइंड ऑफ, मतलब जैसे मशीन लर्निंग काइंड ऑफ, जिनको नहीं समझ आता वो लेमन टर्म्स इट्स काइंड ऑफ मैजिक, कि आप इमेज दे रहे हो, रिकग्निशन हो रही है कि ये चीज़ क्या है या कुछ भी। बट जब आपको पता चलता है कि वो मैजिक हो कैसे रहा है, उस मैजिक के अंदर की मैथमेटिक्स आपको पता चल रही है, और ये पता चल रहा है कि आप भी कर सकते हो ये मैजिक, और मतलब किसी को बोल सकते हो कि हाँ मुझे मशीन लर्निंग आती है, तो वो काफ़ी सही चीज़ें लगती है सर। तो ये जो गेमिंग सब्जेक्ट लिया था उसके अंदर में क्या था? सर गेम थ्योरी बहुत ही डिफरेंट फील्ड है, इसमें मशीन लर्निंग नहीं है, बट ये काइंड ऑफ ऑक्शन थ्योरी पे बेस्ड है। अच्छा, मैंने सुना है कि जो फॉरेन में है ना, हाँ, एक पूरा ऐसे गेमिंग थ्योरी के ऊपर ही उनको पूरी डिग्री दी जाती है, ऐसा भी हो सकता है सर। अगर आप पीएचडी करो, एमएस में भी देखा, एमएस में हो सकता है कि गेम थ्योरी 1 ईयर्स के लिए भी रहता है कि लोग गए। हमारे एक स्टूडेंट अभी फॉरेन में ही है, वो गेम थ्योरी में ही कर रहा है। हाँ, तो तुम लोग कितना करते हो उसके अंदर में, क्या रहता है? सर मैंने सेकेंड सेमेस्टर में कोर्स लिया था गेम थ्योरी, और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था। मैं अपने प्रोफेसर को कोट करना चाहूँगी कि उन्होंने बोला था कि अगर गूगल पैसे कमा रहा है तो वो मशीन लर्निंग से नहीं बल्कि गेम थ्योरी से है, क्योंकि मोस्टली उसके जो गूगल का रेवेन्यू है वो ऑक्शन से आता है, और ऑक्शन थ्योरी इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ गेम थ्योरी। तो ये हमें ट्रैक करने के लिए बोला गया था। बाकी गेम थ्योरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि
काफ़ी इकोनॉमिक्स से भी रिलेटेड है गेम थ्योरी। तो मुझे इंटरेस्ट आया, तो मैंने फिर अपना जो एमटेक का रिसर्च प्रोजेक्ट रहता है, मैंने फिर गेम थ्योरी लैब में किया था। तो जैसे एक भी रहता है कि हम एमटेक क्यों करना चाहते हैं, एमटेक हम इसलिए करना चाहते हैं कि अच्छे प्लेसमेंट के लिए। जी। तो इसके लिए कोडिंग भी हमारी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में कोडिंग के लिए कैसे क्या करते थे आप लोग फिर? मोस्टली सर फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में टाइम उतना मिला नहीं, पूरा कोर्सेस में ही गया है वो। कोडिंग इन द सेंस DBMS में पोस्टग्रेस करके एक डेटाबेस है, उससे रिलेटेड एक प्रोजेक्ट था, तो उसमें कोडिंग करी थी उससे रिलेटेड। बट एज सच मेरे बाकी सब्जेक्ट्स में उतने कोडिंग नहीं थी। प्लेसमेंट की तैयारी मैंने फिर समर में स्टार्ट की, जो मई अराउंड। तो प्लेसमेंट कब से स्टार्ट होता है? मई IISc में जल्दी स्टार्ट होते हैं, अक्टूबर से स्टार्ट हो जाते हैं, सितंबर से लाइक फर्स्ट राउंड होना शुरू हो जाते हैं। हाँ, थर्ड सेमेस्टर में। ओके। तो इसके मतलब प्लेसमेंट के लिए क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती है, सेपरेट क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती है? सेपरेट सिर्फ सर यही था कि समर में मैंने रिसर्च प्रोजेक्ट अपना स्टार्ट कर दिया था, तो उसके साथ प्लेसमेंट की तैयारी करी थी। उसमें मोस्टली गीक्स फॉर गीक्स करके वेबसाइट है, उससे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और ट्रस्ट भी मुझे कोडिंग में उतना कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मैं शायद अभी भी बोलूँगी, बट हाँ, कोडिंग मतलब मेरा बीटेक तक उतना बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन विद इन 1 मंथ प्रिपेयर किया तो फिर हो गया था वो। जैसे स्टार्ट मैंने बेसिक लेवल से ही किया था, बट फिर पहुँच के मीडियम लेवल तक पहुँचा, और वो काफ़ी है फर्स्ट राउंड क्लियर करने के लिए। कोडिंग से सर ज़्यादा ज़रूरी स्किल है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेन वही है कि आपको अगर एक प्रॉब्लम पोज करी गई है, आप उसको सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर पा रहे। वो तो प्रैक्टिस से काफ़ी आ जाता है। बाकी कोडिंग से यही प्रैक्टिस होता है कि आप सिंटैक्स वगैरह या आप कितने एफिशिएंटली कोड कर पा रहे हो। तो कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या रहती है कि वो मतलब आपसे क्या पूछते हैं? कोडिंग की तरफ लेके ज़्यादा जाते हैं कि जो थ्योरेटिकली आप पढ़ते हो चीज़ों को, जो इम्प्लीमेंट करते हो, प्रैक्टिकली जो सीखते हो, उसको लेके चलते हैं वो लोग? क्योंकि बहुत सारी कंपनी आती होंगी ना आपके कॉलेज के अंदर में, और कैसा प्लेसमेंट है, कैसा मतलब रहता है, सिनेरियो कैसा रहता है? सर तो एज अ फ्रेशर कंपनी आपसे ये एक्सपेक्ट करती है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ। अगर आपको कोई दे रही है तो वो लोग ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप फर्स्ट टाइम में सबसे एफिशिएंट कोड बना लोगे, या कि आपकी जो कोड की डिज़ाइन है या सिस्टम डिज़ाइन है वो सबसे एफिशिएंट होगी। वो लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। तो जैसे मेरी जो जिस कंपनी में मेरा वो था, उसके इंटरव्यू में फर्स्ट राउंड सिर्फ कोडिंग था, और काफ़ी बहुत बेसिक क्वेश्चन थे। इनफैक्ट वो डायरेक्टली गीक्स फॉर गीक्स में लिंक है उस क्वेश्चन का। कुछ वाटर सॉल्विंग प्रॉब्लम पे था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट डायरेक्टली वो लिंक मिल जाएगा, और वो उसकी लेवल है बेसिक, मीडियम लेवल था वो। तो कोडिंग सिर्फ फर्स्ट राउंड क्लियर करने के लिए, उसके बाद जो आगे के इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें मोस्टली प्रॉब्लम सॉल्विंग पूछते हैं, और वो कुछ नए एल्गोरिदम्स रह सकते हैं कि और आपने एल्गोरिदम सब्जेक्ट ले रखा था फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उसका काफ़ी फ़ायदा इधर भी हो रहा है कि तो ऐसा नहीं है कि जो हम कोर्सेज पढ़ रहे हैं IISc में एकदम कुछ अलग ही है इंडस्ट्री से। हर एक का फ़ायदा किसी ना किसी में मिलता ही है। जो ऐसे आपके कॉलेज में कितनी कंपनियाँ आती होंगी अबाउट कंप्यूटर साइंस के लिए, नंबर में काउंट करें तो? काफ़ी आती है सर, 50-60 अबव भी होती होगी। मतलब मुझे मतलब मेरा प्लेसमेंट काफ़ी जल्दी हो गया था, तो उसके बाद मैंने अपना पूरा फोकस। तो ये जो कंपनियां है मतलब ऐसे कॉलेज में क्यों नहीं आती है? जैसे मतलब बहुत से आपके छोटे कॉलेजेस रहते हैं बी में, वहाँ तो नहीं आती हैं। हाँ। तो क्या उनकी रिक्वायरमेंट वहाँ पूरी नहीं हो सकती है? सर मोस्टली ऐसा है कि कंपनीज़ को पता है कि पहला तो ब्रांड नेम तो होता ही है कॉलेजेस का, उनको पता है कि, और उनको ये है कि वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि स्टूडेंट को सब आता है, यहाँ के कॉलेज के स्टूडेंट को, बट उनको ये पता है कि अगर आप स्टूडेंट या इस कैंडिडेट को कुछ भी प्रॉब्लम दोगे, वो जल्दी सीख के सॉल्व कर लेगा, या फिर उनको सॉल्व करने की कैपेसिटी ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारी ऐसे कोर्सेज किए हैं उस कॉलेज के अंदर। एक थिंकिंग डेवलपमेंट वही है, थिंकिंग डेवलप, क्योंकि यहाँ ट्रेडिशनल टाइप का नहीं है कि बस कुछ पढ़ लिया एंड में थ्योरेटिकल सेम सेट ऑफ क्वेश्चन और सेम थ्योरी 1-2 पेज के आंसर, ऐसा बिल्कुल एक भी एग्जाम एक्चुअली ऐसी नहीं हुई। नहीं, यहाँ पे तो मोस्टली वही होता है कि आप एक फिक्स पैटर्न क्वेश्चन है, आप रट लिया 90% है, उससे थिंकिंग डेवलपमेंट तो नहीं होती है, कॉन्सेप्ट भी शायद क्लियर नहीं होते हैं। तो तुमको जैसे बी अपना बीटेक और याद करते हो और एमटेक में याद करते हो, तो कितना चेंजेस लगता है कि दोनों में? सर अगर मैं बोलना चाहूँ तो बी का एम ये है कि आप
एक बेसिक अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करो कि क्या है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर, बी उसके लिए फोकस है। अब एमटेक थोड़ा ऐसा हो गया कि एक एक कोर्स लो, उसमें थोड़ा डीप में जाओ और फिर डिसाइड, मतलब एमटेक थोड़ा स्पेशलाइज्ड हो जाता है, फिर अब आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन से एरिया में ज़्यादा इंटरेस्ट है। ओके। लेकिन एज ए इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू देखूँ तो जो बीई से सॉल्व कर पा रहे एक कैंडिडेट, वो शायद एमटेक के बाद भी कर सकते हैं। ऐसे कुछ इंडस्ट्री आई थिंक डिफर नहीं करेगी। मेन वही है कि कॉलेज का ब्रांड नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, ब्रांड नेम तो हमेशा काम करता है, उसमें तो कोई शक की बात नहीं है। क्योंकि आप जैसे आईसी से पढ़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि जैसे कि स्टूडेंट और भी हमारे हैं जो आईसी से पढ़े हुए हैं, तो उनका बोलना रहता है सर ऐसा नहीं है कि आईसी से पढ़े हो तभी आपको लेंगे। हो सकता है कि एक बी वाले को ज़्यादा नॉलेज हो, लेकिन आईसी से पढ़ा हुआ है, आईटी से पढ़ा हुआ है, तो कंपनी को कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है कि नहीं ये बच्चा हमारा काम कर लेगा। हाँ, वही है सर, मेन वही है। तो इसलिए वो लोग ज़्यादा फोकस करते हैं कि हमको ऐसे बच्चे चाहिए। ठीक है, तो ये तो चलो आपका हो गया फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर, और थर्ड और फोर्थ में क्या होता है वहाँ पे फिर कोर्स में? हाँ, थर्ड सेमेस्टर ऐसा था कि मेरे 2 कोर्सेज थे और प्लेसमेंट थी, तो फोकस मोस्टली उन दोनों कोर्सेज पे था, और प्लेसमेंट एक बार हो गई थी, फिर मैंने मोस्टली उन दोनों कोर्सेज पे ही फोकस किया था। फोर्थ सेमेस्टर में मैंने पूरा अपना टाइम अपने रिसर्च प्रोजेक्ट पे डेडिकेट किया था। ओके। तो क्योंकि मेरे कोर्स रिक्वायरमेंट पूरी हो गई थी। आपका जो रिसर्च कोर्स था इसके अंदर में क्या टॉपिक क्या थे इसके? तो मेरा रिसर्च प्रोजेक्ट था सर, मेन एरिया था मैकेनिज्म डिज़ाइन का एक होता है। तो मेरी रिसर्च प्रॉब्लम ये थी कि मतलब मुझे प्रॉब्लम बहुत ऐसे वेगली पोस्ट की थी कि जैसे आपको पानी बचाना है तो आप कैसे बचाओगे, एकदम सिंपलेस्ट टर्म्स में बोलूँ तो फिर आया उस केस से लेके आया कि आप अपार्टमेंट बिल्डिंग्स, क्योंकि जैसे बैंगलोर और बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ बहुत सारे अपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें एक वाटर टैंक होता है और सारे लोग वो वाटर टैंक शेयर करते हैं। तो आप कैसे ऐसे एक सिस्टम डिज़ाइन करोगे जिससे आप पानी बचा सको। तो उसका ही फिर ऐसे ये बहुत प्रैक्टिकल सिनेरियो लेके उसको एक थ्योरेटिकल सिनेरियो में कन्वर्ट करके मैंने एक मैकेनिज्म डिज़ाइन किया था। तो इसमें जैसे तुम लोग इसमें कोडिंग का क्या पार्ट होगा? कोडिंग का सर इसमें ये था कि मैंने एक बार जैसे अपना मैकेनिज्म डिज़ाइन कर दिया कि मुझे कैसे पानी डिस्ट्रीब्यूट करना है और किस रेट पे पानी डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितने पर लीटर कितना कॉस्ट रहना चाहिए, ये एक मैंने मैकेनिज्म डिज़ाइन किया था। उसके बाद कोडिंग ये था कि मेरे पास डेटा था, तो मैंने ये कोड से मैंने ये मैकेनिज्म सिमुलेट किया और फिर उस डेटा पे रिजल्ट्स देखे थे। ओके। तो ये तो आपकी जर्नी होगी पढ़ाई से रिलेटेड। जी। कोमल, जैसे आपने पढ़ाई के बारे में तो काफ़ी चीज़ें बता दी, एक बेसिक आइडिया तो हो गया लोगों को कि वहाँ पे जाके क्या पढ़ना पड़ता है और किस टाइप के प्रोजेक्ट्स रहते हैं वहाँ पर, और प्लेसमेंट तो शानदार है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है कि एक एंजॉयमेंट का भी पार्ट होता है लाइफ में, यार ऐसी जगह पे क्या हम जाने वाले हैं जहाँ पे कंटिन्यूसली पढ़ते ही रहेंगे क्या? क्या हमें वहाँ पे, जैसे आप कॉलेज में पढ़ते हैं, आप जैसे बीटेक में जाते हैं, बी में जाते हैं, तो हर साल वहाँ पे फंक्शंस होते हैं, उसमें डांसिंग का रहता है, आपका सिंगिंग का रहता है, ठीक है, स्विमिंग हो गया, कॉलेज के अंदर जिम भी रहते हैं कॉलेज के अंदर में, तो वहाँ पे ये सब फैसिलिटीज़ हैं कि नहीं है, या इसमें भी कुछ पार्ट आप लोग लेते हो कि नहीं लेते हो, या आपका टाइम 2 साल का टाइम काफ़ी कम पड़ जाता है इसलिए ज़्यादा आप लोग इस पर फोकस नहीं कर पाते हो? लेकिन मैंने ये देखा है जितने बच्चों से मैंने बात किया है, जो कि पुराने तो सीनियर्स निकले हैं, तो बोलते हैं सर मन नहीं करता आईसी छोड़ने का। मतलब पास आउट होने के बाद भी वो आईसी के आसपास ही रहते हैं। वो अंदर जाके वहाँ पे मतलब स्पोर्ट में खेलना, वॉक कर सकते हैं, स्पोर्ट में जा सकते हैं, इवन खाना वाना भी खा सकते हैं, सब कुछ रहता है। तो बोलते हैं सर बिल्कुल मन नहीं करता हमको आईसी छोड़ने का, मन करता है बस यहीं रहना है। तो वहाँ पे इसके बारे में जो नॉन टेक्निकल चीज़ें हैं उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करो कि क्या चीज़ें, और इन्जॉयमेंट के लिए हम लोग वहाँ पे क्या देख सकते हैं? तो आईआईसी में सारे टाइप की फैसिलिटी है। जिम खाना है जिसमें जिम्नाशियम है। आईआईसी के अंदर ही 5-6 रेस्टोरेंट्स हैं अपार्ट फ्रॉम मेस, नॉट एग्जैक्टली रेस्टोरेंट्स बट उनमें से 2-3 कैफ़ेज़ है और एक रेस्टोरेंट है आईआईसी के अंदर ही। और मोस्टली हम लोग, और आईआईसी का कैंपस काफ़ी बड़ा है, बहुत ब्यूटीफुल कैंपस है। मोस्टली एक सुपरमार्केट भी है आईआईसी के अंदर, तो काइंड ऑफ एक सेल्फ सफिशिएंट जगह है वो कि आपको सब अंदर ही मिल जाएगा, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और इनफैक्ट आईआईसी का बेस्ट पार्ट है कि वो बैंगलोर में ऐसी जगह सिचुएटेड है कि एक गेट अगर आपको बाहर भी जाना है तो एक आईआईसी का एक गेट सीधा एक ओरायन मॉल करके काफ़ी फेमस मॉल है बैंगलोर का, वहाँ से काफ़ी पास है एक आईआईसी का एक ओपनिंग पॉइंट खुलता है बेल रोड पे, जहाँ पे बहुत सारे कैफ़ेज़, पब्स ये सब हैं एक्सेट्रा।
और मतलब एंटरटेनमेंट के लिए तो काफ़ी ऑप्शंस मिलेंगे। और ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ पढ़ाई करते हैं, नर्ड्स है एकदम, बट हम लोग काफ़ी एन्जॉयमेंट भी करते हैं। जैसे हमने अब जब अपने जूनियर्स को फ्रेशर्स दिया था तो हमने डांस प्रिपेयर किया था, जिसकी यूट्यूब पे लिंक भी है, और अपने सीनियर्स के फेयरवेल पे भी डांस प्रिपेयर किया था। तो समर में, एक्चुअली मैं समर का बताऊँ तो समर में काइंड ऑफ हमने डांस क्लासेस खोल ली थी, जिसमें मैं, मेरे बैचमेट्स, हम सब मिल के डांस सीखते थे ऐसे यूट्यूब से वीडियो वगैरह देख के। तो ये सब समर टाइम में काफ़ी मज़े किए हैं, दोनों समर्स में, फर्स्ट सेमेस्टर के बाद और फोर्थ सेमेस्टर के बाद भी। इनफैक्ट फोर्थ सेमेस्टर भी काफ़ी मज़े में ही गुजरा है, क्योंकि मोस्टली लोगों के कोर्सेज हो जाते हैं और सिर्फ रिसर्च प्रोजेक्ट रहता है, तो काफ़ी टाइम मिलता है। तो सबसे अच्छी बात रहती है वहाँ की, आप वॉक कर सकते हो, इतना ग्रीन एनवायरनमेंट, पीसफुल एनवायरनमेंट, वहाँ वॉक करने में ही काफ़ी मज़ा आता है। बाकी मेस, 4 मेसेज हैं ISC में, 2 वेज और 2 नॉनवेज। नॉनवेज में भी वेज मिलता है, ऐसा नहीं है, बट 2 प्योर वेज है। तो मेस का खाना अच्छा रहता है, क्वालिटी अच्छी है और वैरायटी भी है। बट सर पॉइंट ये है कि आप एक पॉइंट के फिक्स्ड है मेन्यू हर दिन का, तो एक पॉइंट के बाद बोर हो ही जाते हो मेस के खाने से। बट एज बोला कि मैंने काफ़ी ऑप्शन है, बाहर भी जा सकते हो, खा सकते हो, और मस्ती भी की है आप ऐसे में, ऐसा नहीं है काफ़ी कि एक से वो फ्रीडम मिलता है कि जैसे मैं लड़की हूँ, मैं यहाँ पे रात को 3 बजे मेरा मन करे तो मैं घूम नहीं सकती हूँ, बट वहाँ पे ऐसे कि 24/7 आवर लैब्स ओपन थी, आसपास लोग भी थे। तो कई बार ऐसा हुआ कि रात को मैं 1-2 बजे भी घूमती थी ISC कैंपस में अंदर, बहुत ही सिक्योर फील करके। तो वो फीलिंग काफ़ी अच्छी थी घूमने की। और जो मेन बिल्डिंग है उसके सामने काफ़ी पीसफुल है, तो जैसे आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो या फिर कुछ करने का मन नहीं करे, बस उस बिल्डिंग के सामने जाके बैठ जाओ, इतना पीसफुल लगेगा। और काफ़ी अच्छा मॉल है ISC के अंदर, बहुत पीसफुल है। तो मेन तो जो मैं अब मिस करती हूँ वो तो ग्रीनरी और वॉक्स मैं काफ़ी मिस करती हूँ ISC का। तो वहाँ पे लैब्स जो रहते हैं 24 आवर्स खुले रहते हैं? लैब्स 24/7 खुले रहते हैं, हाँ। लाइब्रेरी नहीं, लाइब्रेरी रात को 2 बजे तक खुली रहती है। ओके ओके ओके। और मतलब लैब्स ऐसा है कि जैसे, और ऐसा नहीं है कि आप लैब, इसलिए मतलब ये फ्लेक्सिबिलिटी कि आप कभी भी काम कर सकते हो अपने हिसाब से जाके। जैसे मुझे तो दिन में काफ़ी शोर था, तो मैं मोस्टली रात को काम करती थी। जैसे लंच के बाद मैं काम स्टार्ट करके रात को लेट तक काम करती थी। तो और भी दोस्त लोग रहते होंगे वहाँ पे? हाँ, लैब्स में आजू बाजू आपके दोस्ती बगल वाले लैब्स, आजू बाजू लैब सब काफ़ी रहते, तो अकेले वही अच्छा एनवायरनमेंट रहता है। बाकी अगर आप एनिमल लवर हो तो वहाँ पे बहुत सारे डॉग्स और कैट्स हैं जिसको आप रख सकते हो। जैसे हमारे डिपार्टमेंट का ही डॉग था जिसको हम लोग पेट करते थे, तो उसके साथ भी काफ़ी खेलते थे। काफ़ी ऐसे देखा जाए तो बहुत बड़ा कुछ ऐसे मेमोरी नहीं है, बट डेली लाइफ की छोटी मेमोरीज वो काफ़ी बैक करती है, वो काफ़ी अच्छी रहती है। के बीच से बाइंडिंग कैसे रहती थी? बहुत सही थी सर। हम लोग तो ऐसी, मतलब वो है कि ऐसा होता है कि सब बहुत टॉपर्स है तो सब में बहुत कंपटीशन है, ऐसा तो नहीं होता? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है सर। मतलब इस टाइप का बाइंडिंग रहता है? बाइंडिंग है कि आप सभी एक साथ ही स्ट्रगल कर रहे हो, और ऐसे कंपटीशन एनवायरनमेंट ISC में नहीं है सच कि ओ मुझे इस सब्जेक्ट टॉप करना है। हेल्प करते हैं एक दूसरे की? हेल्प करते हैं एक दूसरे की, काफ़ी ऐसे हेल्पफुल रहते हैं, सीनियर्स भी हेल्पफुल रहते हैं काफ़ी। एलुमनी में कैसा, वहाँ नेटवर्क कैसा है आपका? सर वही बड़ी कॉलेज में जाने का फ़ायदा है कि जो बड़ी कॉलेज से निकले आपके एलुमनाई हैं वो काफ़ी अच्छी जगह में है अपने, या तो कुछ ऐसे इंडस्ट्री में बहुत अच्छे पोजीशंस में है या PhD कर रहे हैं, तो हमेशा वो नेटवर्क आपके काम आएगा ही आगे। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कोई भी बड़े कॉलेज से पढ़ने की, कि आपकी एलुमनाई अच्छी जगह पे है, फिर वो आपका कॉन्टैक्ट देखेंगे, जैसे लिंक्डइन या कोई भी साइट में देखेंगे कि अभी ऐसे वो एक बार में कनेक्ट कर लेंगे आपसे, तो आपको एक तुरंत एक इमीडिएट कांटेक्ट मिल जाता है हेल्प करने के लिए। तो कोमल, एक्चुअली में देखो अल्टीमेटली सभी का एमटेक का जो मूड रहता है करने का वो है प्लेसमेंट ही जी, कि मैक्सिमम लोगों को रहता है कि हमको वहाँ पे जाके एक अच्छी जॉब्स लगानी है। और हमको लगता है 100% प्लेसमेंट तो होगा ही होगा वहाँ पे, कि सबकी जॉब लग जाती है। CS में खासकर, CS में तो जॉब का कहीं पे प्रॉब्लम है ही नहीं और अच्छी जॉब लग जाती है। तो एवरेज प्लेसमेंट कैसा रहता है वहाँ पर, कि कितने का पैकेज लगता होगा? ISC में जब मैं थी तो एवरेज पैकेज अराउंड आई थिंक 18 to 20 कुछ था एवरेज पैकेज। हाँ 17-18 कुछ एवरेज पैकेज था वहाँ पे। और प्लेसमेंट्स कंपनीज आपको काफ़ी अच्छी आती है, मतलब वही है कि ISC आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप इन कंपनीज से मिलो, कंपनी जो रिक्रूट करने आ रही है आप उनसे मिलो, फिर आगे आप पे है कि आप कैसे इंटरव्यू में परफॉर्म कर रहे हो। तो आफ्टर एमटेक मतलब क्या फ्यूचर है इंडस्ट्रीज के अंदर में, क्या फ्यूचर्स है, मतलब कहाँ तक ग्रो हम कर सकते हैं? काफ़ी ग्रोथ हो सकती है कि मतलब एमटेक से एक ये फ़ायदा मिला कि आप डिफरेंट स्ट्रीम्स में स्विच कर सकते हो। जैसे एक डेटा साइंस एक काइंड ऑफ अलग ही स्ट्रीम हो गई, वो शायद मुझे बीटेक के लेवल पे आइडिया नहीं था कि ये भी
एक स्ट्रीम है, तो डेटा साइंस हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग, ये तो होती है एक स्ट्रीम है। तो काइंड ऑफ काफ़ी ये स्ट्रीम्स खुल जाती है और फिर आप चाहो तो एक ही कंपनी में ग्रो करो, उसी कंपनी में आगे बढ़ो, नहीं तो अगर जैसे काम नहीं पसंद आ रहा तो हम स्विच भी कर सकते हैं कंपनीज। और सर वही स्विच करने का फिर से एक और फ़ायदा आता है कि आपके पास इतना बड़ा नेटवर्क है इंडस्ट्री का, हर जगह कॉन्टैक्ट्स है आपके, तो एटलीस्ट कुछ नहीं तो आपको एक रेफरल तो मिल ही सकता है कंपनीज़ में। और मेन तो पॉइंट वही होता है कंपनीज़ में कि अगर आपको रेफरल मिला है तो वही फर्स्ट पॉइंट डिफ़िकल्ट है फर्स्ट पॉइंट तक पहुंचने का, उसके बाद तो जैसे इंटरव्यू शेड्यूल हो उसके बाद तो आपकी जर्नी है आगे। और वहाँ पे जो प्रोफेसर लोग हैं कितना हेल्प करते हैं आपको? प्रोफेसर्स काफ़ी हेल्प करते हैं, जैसे कुछ मेरे बैच में मतलब ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑप्ट किया कि हम प्लेसमेंट में नहीं बैठेंगे क्योंकि उनको प्रोजेक्ट पे ही ध्यान देना था, तो अब प्रोफेसर्स के भी हर जगह कॉन्टैक्ट है क्योंकि वो इतने एस्टैब्लिश्ड है, इतने डिस्टिंग्विश प्रोफेसर्स हैं, तो वो हेल्प करते हैं, वो फिर फर्स्ट कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्री के अपने दोस्तों को, बोलते हैं कि ये बच्चा अच्छा, इसका इंटरव्यू आप शेड्यूल कराओ, तो प्रोफ्स भी हेल्प करते हैं इंडस्ट्री में। तो आपने मतलब से बहुत से बच्चों का रहता है कि एमटेक कर लिए हैं तो पीएचडी की तरफ भी सोचते हैं वो लोग जी, ठीक है, तो पीएचडी का ऑप्शन नहीं चूज़ किया आपने, क्या मतलब थॉट था पीएचडी को लेकर? इनिशियली सर मैं बहुत कंफ्यूज थी पीएचडी को लेके, क्योंकि सर पीएचडी है कि आपको जितना मैंने देखा है अपने सीनियर से और अपने दोस्तों से जो कर रहे हैं कि काइंड ऑफ एक बहुत ही डेडिकेटेड इंटरेस्ट चाहिए किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, कि आप 5 साल उसमें लगाओ, मतलब काइंड ऑफ एक पैशन बोलते हैं ना कि जिससे आपको खुशी मिल रही है काम करके। तो मुझे अभी तक वो पैशन मिला नहीं कि इस एरिया कि मैं 5 साल तक इस एरिया में काम करती रहूं एकदम डेडिकेशन के साथ और जो जिससे मुझे खुशी मिले, तो इसलिए मैंने अभी तक ऑप्ट नहीं किया। बट अच्छा, एक चीज़ और मुझे पूछना है कि जैसे आपके यहाँ पे अभी नए कोर्सेज भी लॉन्च हो गए हैं, हाँ, जैसे अभी एमटेक एआई में चल रहा है, हाँ, इवन मैंने ये भी सुना हुआ है कि वहाँ पे एमएससी भी चलता है, तो वो भी एक मतलब है, तो इसमें जैसे एआई का आ गया, अभी एआई का है तो प्लेसमेंट तो कॉमन ही होता होगा? प्लेसमेंट कॉमन है, कोर्सेस अलग रहते हैं। हाँ, एक चीज़ और कंफ्यूजिंग रहता है लोगों का, सर मान लीजिए मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का हूँ या मैं डबल ई का हूँ, तो मैं क्या इसमें कर सकता हूँ कोर्सेस? आपके साथ ऐसे बच्चे आते थे जो अदर ब्रांचेस के रहते थे जी, या जैसे एमएससी हो गया आपका या ये आपका एमसीए हो गया, एमसीए के बच्चे लोग आते हैं, क्या वो लोग भी आपके साथ पढ़ते थे वहाँ पर? हाँ, मतलब इनफैक्ट मेरा लैबमेट ही जो था मेरी लैब में था एमटेक का ही, वो सिविल ब्रांच से उसने किया था। ओके, फिर उसने गेट में सीएस दिया था, तो और प्लेसमेंट में सच कोई डिफरेंस नहीं है। जब सिविल ब्रांच से पास आउट होके वो सीएस में स्विच हो गया उसने। जी, हाँ। उसने बीटेक कहाँ से किया था? आई थिंक आगरा की कोई कॉलेज से किया। आगरा से, ओके, ओके, मतलब उसने गेट सीएस में दिया जी, और उसके बाद वहाँ पे एडमिशन लिया। और प्लेसमेंट सेम? प्लेसमेंट सेम, मतलब ऐसे है कि आप अगर एमटेक कर रहे हो सीएस तो वो इक्वल है, फिर मैटर नहीं करता आपने बीटेक किया है, मतलब इवन मतलब ये बोल सकते हैं। इनफैक्ट मेरा एक और फ्रेंड है जो एनआईटी दुर्गापुर से पढ़ा हुआ था, उसका मेटलर्जी ब्रांच से था जी, फिर उसने सीएस इसमें लिया। ओके, ओके, मतलब इसमें कोई भी ब्रांच वाला दे सकता है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इसमें नहीं आ सकते? नहीं आ सकते, तो प्लेसमेंट में कोई इफेक्ट? प्लेसमेंट में कोई। अच्छा, एक दिक्कत और मैंने देखा है बच्चों के बीच में, एक परसेंटेज को लेके रहता है कि 11-12 में उसका परसेंटेज कम हो गया है या इधर बी में परसेंटेज थोड़ा कम हो गया है, तो उसको लगता है कि शायद मैं वहाँ पे मेरे प्लेसमेंट में जाके थोड़ा प्रॉब्लम होगी, तो क्या वहाँ मैटर करता है ये सब चीज़ें कि 10-12 के मार्क्स और बी के मार्क्स? मोस्ट ऑफ द कंपनीज में तो ऐसा मैटर नहीं किया कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज में ऐसे पूछा नहीं गया था सर कि आपका परसेंटेज कितना है, ये कितना है, डायरेक्ट फर्स्ट राउंड ही हुआ था। फर्स्ट राउंड मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आई डोंट थिंक ऐसा था, कुछ कंपनीज में था शायद 60% बीटेक का। अच्छा, बट मोस्टली कंपनीज में नहीं था, उतना मैटर वहाँ पे नहीं करता, उतना नहीं करता। एक बार अंदर चले गए तो फ़ायदा मिलता ही है जी। तो बहुत अच्छा लगा तुमसे बातचीत करके कि काफ़ी ब्रीफ में तुमने बताया वहाँ के बारे में, और मुझे भी काफ़ी नॉलेज हुआ वहाँ के बारे में, क्योंकि मैं बंगलोर 1998 में गया हूँ। अच्छा, उसके बाद तो मैं बंगलोर गया ही नहीं हूँ, तब से भिलाई भी हूँ और यहाँ से लोगों को भेजता हूँ। जी सर, लेकिन अभी तक मैं नहीं पहुँच पाया। आते नहीं हो सर, अब वेदर बहुत अच्छा है। तो बच्चों, आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा कोमल का नॉलेज देख के, और कोमल ने वहाँ के बारे में काफ़ी डेप्थ में बताया कि कैसे कोर्सेस इन्होंने चूज़ किया था। और वैसे जब भी आप भी धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो आपको चीज़ें पता चलती जाएंगी और उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं। तो वही है कि आपको कंटिन्यू लगे रहना पड़ेगा, गेट की प्रिपरेशन प्रॉपर्ली करनी पड़ेगी, सिस्टमेटिक प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। सिस्टमेटिक का मतलब ये नहीं कि आधा अधूरा पढ़ के आप गेट नहीं निकाल पाएंगे, एक सिस्टमेटिक ढंग से प्रॉपर टाइम देके आप निकालिए, उसके बाद 100% आपको फ़ायदा होगा। और सीएस में तो आपको डरने की जरूरत नहीं, जॉब की प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी जॉब तो लगी जाएगी,
ठीक है, इतनी अच्छी जॉब लग जाएगी जितना आपने सोचा नहीं होगा। बस आपको एक बार अंदर घुसने की देरी है बस, और उसके लिए आपको प्लान करने की ज़रूरत है। तो ऑल द बेस्ट, लगे रहिए। थैंक यू।